गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। कल हमने टॉपिक किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। आज हम पढ़ेंगे कि जो चार्ज के बारे में हमने पढ़ा था, किसी भी बॉडी को हम कितने टाइप से हम उसको चार्ज कर सकते हैं, कैसे कैसे कौन कौन से मेथड होते हैं उसको चार्ज करने के। तो आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। बॉडी के कौन कौन से मेथड होते हैं उसको चार्ज करने के। तो फर्स्ट मेथड जो हमारे पास होता है वो कौन सा होता है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। सेकंड मेथड होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। और थर्ड मेथड हमारे पास आता है चार्ज बाय रबिंग। तीन मेथड हमारे पास होते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के: चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्ज बाय रबिंग। अब हम अपने फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन का क्या मतलब होता है, कैसे कैसे काम करता है, उसके अंदर देखो। चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर क्या आएगा कि इसके अंदर हम दो बॉडी को लेंगे, एक अनचार्ज बॉडी होगी हमारे पास, दूसरी क्या होगी? चार्ज बॉडी होगी। फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, उस अनचार्ज बॉडी के पास हम किसी चार्ज बॉडी को लेके जाएंगे और उसके जो अनचार्ज बॉडी है उसके ऊपर हम चार्ज क्रिएट करवाएंगे। अब वो किस टाइप से लेके जाना है वो देखो, यानी कि इसके अंदर देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर अगर इसकी डेफिनेशन से हम देखते हैं तो क्या आएगा? The method in which a charged body or material object is brought near to a uncharged body, brought near to a uncharged body or material object without actual contact between them, then the charge will produce on the uncharged body। यानी कि जब हम किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाते हैं, लेकिन कैसे? विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट, उनको हम कॉन्टैक्ट में नहीं लेके जाते, सिर्फ पास लेके जाएंगे तो अनचार्ज बॉडी के ऊपर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको हम डायग्राम की हेल्प से कैसे देखोगे? फर्स्ट हमने क्या ले लिया? हमने एक स्फीयर ले लिया ए, ये सेकंड स्फीयर ले लिया बी। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, ये हमारे पास क्या है? अनचार्ज है, अनचार्ज। और ये हमने क्या ले लिया? कोई भी चार्ज हम ले सकते हैं, ये हमने ले लिया चार्ज। इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज हम एज्यूम कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखो, फर्स्ट हमने क्या क्या किया, इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको इसके पास लेके जाएंगे, लेकिन हमने इसको एक्चुअल में कॉन्टेक्ट में नहीं लेके जाना है, सिर्फ पास लेके जाना है इसके। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे भाई, ये ए ये बी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया अब इसके अंदर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर देखो ये पॉजिटिव है तो हमें पता है कि जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स के अंदर होता है। तो यहाँ पर इसका जो नियर वाला फेस है यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज
प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी अनचार्ज बॉडी, देखो अनचार्ज का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसके ऊपर इस फेस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसके ऊपर जब नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा तो साथ वाले फेस के ऊपर क्या होगा, जितना यहां पर नेगेटिव आया है तो उतना ही यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी देखो अगर हम यहां पर सिंपल नेगेटिव दिखाते तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि इस बॉडी के अंदर सिर्फ नेगेटिव चार्ज था। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो बॉडी कैसी मानी जाएगी, नेगेटिव चार्ज मानी जाएगी। लेकिन हमने क्या लिखी, अनचार्ज, अनचार्ज बॉडी बोल रहा है, न्यूट्रल बॉडी बोल दो तो उसके अंदर क्या होता है, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। तो जितना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही सेकंड फेज के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, देखो दो टाइप से हम इसको चार्ज करवा सकते हैं, एक परमानेंटली चार्ज करवा सकते हैं, एक टेम्परेरी चार्ज करवा सकते हैं। टेम्परेरी चार्ज के अंदर क्या हुआ, टेम्परेरी के अंदर हम इसको क्या करेंगे, अगर जैसे हम इस ए बॉडी को इसके कांटेक्ट से दूर ले जाएंगे तो इस बी बॉडी के ऊपर जो चार्ज वो डिसअपीयर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन वो तो हो जाएगी हमारी टेम्परेरी चार्ज। अगर हम इसको परमानेंटली चार्ज करवाना है तो परमानेंटली चार्ज करवाने के लिए हम क्या करेंगे, जो सरफेस फार है इस ए बॉडी से तो उसकी हम क्या करवा देते हैं, अर्थिंग करवा देते हैं। ये भी है, इसके इस पार्ट के हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करने से क्या होगा कि जो इस साइड का जो चार्ज है वो उसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन जब क्या आएंगे इसको न्यूट्रल कर देंगे इस सरफेस के चार्ज को, क्योंकि अर्थ के अंदर हमारे क्या होता है, दोनों टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करके आएंगे, जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही जो नेगेटिव चार्ज वो यहाँ से आएगा और इसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। अर्थिंग करेंगे तो बाद में हमारे पास क्या होगा, फोर्थ स्टेप के अंदर पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इस ए स्फीयर को इससे दूर कर देंगे। तो जो हमारा लास्ट स्टेप है उसके अंदर क्या हो जाएगा, ए को हमने दूर कर दिया, ये ए पॉजिटिव चार्ज है और बी हमने इसको दूर ले गए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पूरे बी के ऊपर क्या हो जाएगा, सेटल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसको क्या करवा दी, परमानेंटली चार्ज करवा दिया, परमानेंटली चार्ज करवा दी बी बॉडी। अब इसी तरह यहाँ पर हमने इसको नेगेटिव चार्ज करवाया है, हम इसके जगह क्या करवा सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी हम इसको कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज बॉडी लेनी होगी। ये अनचार्ज बॉडी जब नेगेटिव चार्ज को उसके पास लेके जाओगे तो जो पास वाला सरफेस है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और जो अर्थिंग करेंगे फिर वो कौन सा आएगा, नेगेटिवली चार्ज पार्ट आ जाएगा हमारा। फिर नेगेटिव क्या होगा, अर्थिंग के अंदर चला जाएगा और क्या होगा, हमारी बॉडी लास्ट में क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम करवाते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर। चार्जिंग बाय इंडक्शन में सिर्फ हमें बॉडी को दूसरी बॉडी के पास लेके जाना है, एक्चुअल में उसके टच में नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन है। अब सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। सेकंड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में और चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप कुछ सोच सकते हो तो देखो, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा कि हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के एक्चुअल कांटेक्ट में लेके जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, यानी व्हेन ए चार्ज बॉडी is placed in actual contact to a uncharged body, then the uncharged body will charged। तो जो अनचार्ज बॉडी क्या हो जाएगी,
चार्ज हो जाएगी। अब इसके अंदर हम क्या करवाना है, इसको एक्चुअल कांटेक्ट में लेके जाएंगे। तो एक्चुअल कांटेक्ट में कैसे लेके जाएंगे, डायग्राम वही सिंपल सा है, बिल्कुल पहले जैसे की तरह है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या लेंगे, हमने चार्ज बॉडी ली है और हमने क्या ले ली, अनचार्ज बॉडी। ये ले ली हमने अनचार्ज और ये चार्ज। अब की बार हम इसको क्या लेते हैं, पहले हमने इसको क्या लिया था, वही पॉजिटिवली चार्ज लिया था। अब मैं इसको क्या करता हूँ, नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले लेता हूँ। ठीक है, ये चार्ज बॉडी ले ली, चार्ज बॉडी ले ली। सेकंड स्टेप के अंदर हम इसको क्या करेंगे, इसको एक्चुअल कांटेक्ट में लेके जाओ बी दूसरी बॉडी के। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ए बॉडी। अब इसके एक्चुअल में हमने दोनों क्या करवा दिया, टच करवा दिया बी। तो ये नेगेटिव है। अब देखो ये बी अनचार्ज बॉडी थी, तो इसके अंदर क्या हुआ, जो पास वाला फेस है उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो सेकंड सरफेस है उसके ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा। अब थर्ड स्टेप के अंदर हम इसको क्या करेंगे, अब इसके भी दो मेथड है, परमानेंटली और टेम्परेरी। टेम्परेरी करवाओगे अगर जैसे ही मैं यहां से ए बॉडी को इसके कांटेक्ट से दूर लेके जाऊंगा, तो बी के ऊपर जो चार्ज है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। वो तो हो जाएगा हमारी टेम्परेरी चार्ज। अगर हम परमानेंटली चार्ज करवाएंगे तो परमानेंटली चार्ज के लिए क्या करेंगे, इसको कांटेक्ट में ऐसे कैसे रखे रहो, ए और बी, ये पॉजिटिव होगा। हम इसकी क्या कर देते हैं, इस फेस की अर्थिंग करवा देते हैं। हमने इसकी अर्थिंग करवा दी, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पर फ्लो कर जाएंगे, ग्राउंड के अंदर फ्लो कर जाएंगे, अर्थिंग। तो और फिर अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। हमने इसकी अर्थिंग हटा दी। अब ये पॉजिटिव चार्जेस फेस के ऊपर आएगा, और जैसे हम इनको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट करेंगे, तो बी के ऊपर क्या हो जाएगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज है पूरी बॉडी के ऊपर सेपरेट हो जाएगा। तो ये मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन। बस इतना सा डिफरेंस है, उसमें हम दोनों को बस पास पास लेके आते थे, और इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को एक्चुअल में एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आएंगे। तो ये हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब इसे नेक्स्ट मेथड के ऊपर आते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय रबिंग भी बोल सकते हैं, या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग है। तो देखो फर्स्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब करते हैं तो दोनों के ऊपर क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है इक्वल एंड अपोजिट पेयर के अंदर। ठीक है, तो वही मेथड है हमारा इसके अंदर भी, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। उसके अंदर हमने किस किस के एग्जांपल दिए थे, अगर हम फर्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं तो फर्स्ट हमारे पास क्या आया था, जैसे हमने क्या लिया था भाई, ग्लास रोड ली थी, एक क्या लिया था, सिल्क क्लॉथ लिया था। दोनों के ऊपर हमने क्या दिखाया था, चार्ज दिखाया था। तो किस किस के ऊपर कैसा चार्ज आया था, ग्लास रोड के ऊपर कैसा आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था, और सिल्क क्लॉथ के ऊपर कैसा आया था, नेगेटिव चार्ज आया था। ठीक है, तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिल्क के ऊपर कैसा आया, नेगेटिव चार्ज। अगर इसी तरह हम क्या लेते हैं, कोई भी हमारे पास जो वूलन क्लॉथ होता है, वूलन क्लॉथ बोल दो, या फिर जो हमारे कैट के फर होते हैं, जो बिल्ली के बाल होते हैं, वो अगर हम उसको क्या करते हैं, रब करते हैं किसके साथ, एबोनाइट रोड ले लो, या फिर क्या ले लो, एम्बर रोड ले लो। ये हमारे पास मेटेरियल का नाम है, उसके हम क्या बनाते हैं, रोड बनाते हैं। तो उस एबोनाइट रोड या एम्बर की जो रोड होगी उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो वूलन क्लॉथ होगा, या फिर इसकी जगह वूलन कारपेट भी हम ले सकते हैं, वूलन कारपेट, दोनों में से कोई भी लो, या फिर क्या ले लो, फर ले लो। ये चीज अगर आप लेते हो तो उसके ऊपर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास क्या था, एक ड्राई हेयर था, ड्राई हेयर,
और क्या था, एक कोम था। अगर हम क्या करते हैं भाई, अपने सूखे बालों के अंदर जो कोम होता है उसको 2-3 बार ऐसे निकाल लेते बालों में से, तो हमारा जो ड्राई हेयर होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है और कोम के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका पता कैसे लगेगा कि इसके ऊपर कैसे आया चार्ज? अगर हम कोम को किसी पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं, छोटा सा पीस ऑफ पेपर उसके पास लेके जाओगे तो क्या होगा, वो पीस ऑफ पेपर उस कोम की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होने लग जाता है। ठीक है। और यहाँ से एक बात और हमारी निकल के आती है, एक ग्रेविटी होती है अर्थ की, और एक क्या हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है हमारा, जो हमने फ्रिक्शन से इसको क्या करवाया, प्रोड्यूस करवाया। अगर इन दोनों में आप स्ट्रॉन्ग फोर्स देखते हो तो हमारा क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, ग्रेविटी के कंपैरिजन में। ग्रेविटी कंपैरिजन में कैसे, जैसे पीस ऑफ पेपर के पास हम अपने कोम को लेके गए, तो पीस ऑफ पेपर पहले ग्रेविटी की वजह से किसके ऊपर था, अर्थ के ऊपर था। लेकिन जब हमने कोम को चार्ज किया तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कोम की तरफ आ गया। ठीक है। यानी इससे क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर हमने प्रोड्यूस करवाया है वो किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ग्रेविटी से वो स्ट्रॉन्ग है। तो इस टाइप से हम क्या करवा सकते हैं, चार्ज को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और चार्ज जो जनरल सा मेथड है, हम अपने दोनों हाथों क्या करते हैं, ऐसे रब करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद हमारे दोनों हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। गर्म किस वजह से होते हैं, वो इनके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन हम ये नहीं पता लगा पाते भाई पॉजिटिव किसके ऊपर और नेगेटिव किसके ऊपर है, सिर्फ हमें ये पता होता है कि दोनों के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो गया। लेकिन ये चार्ज इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, और कुछ टाइम के बाद ये जो चार्ज हम प्रोड्यूस करवाते हैं अपने आप क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है बॉडीज के ऊपर से। क्योंकि जब दो सरफेस के बीच में, दो बॉडीज के बीच में रबिंग होती है तो दोनों बॉडी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है उस जगह से जहां से हमने उसको रब किया है। बाकी सरफेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ टाइम अगर हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो कुछ टाइम के बाद दोनों क्या हो जाएंगी, दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर आ जाएंगी, तो दोनों का जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ था वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो दो, और इस मेथड से हम क्या करवा सकते हैं, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और जब चार्ज प्रोड्यूस होता है तो वहां पर क्या होती है, हीट प्रोड्यूस भी होती है हमारी। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, मेथड थे, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो क्या था, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी से आगे हम क्या करते हैं, अगर चार्ज की बात आती है तो चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर क्या होता है, देखो फर्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की, कल मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताई कि दो प्रॉपर्टी की, फर्स्ट हमारे पास आ जाती है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेकंड क्या थी, unlike charges attract each other। लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल कर देते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब देखो जो एडिटिविटी ऑफ चार्ज होती है वो हमारे पास क्या होती है कि इसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, दोनों का चार्ज हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, सिंपल जो मैथमेटिकल रूल होता है एडिशन वाला, उससे हम क्या करते हैं, दोनों के चार्ज क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं टोटल चार्ज निकालने के लिए। तो इसके अंदर हम क्या होगा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वो प्रॉपर्टी है चार्ज जिसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी भी सिस्टम के चार्ज को यानी टोटल चार्ज का पता लगाने के लिए हम क्या कर देंगे, जो अलग अलग चार्जेस हैं उसको हम आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एडिटिविटी ऑफ चार्ज के अंदर क्या करेंगे, द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम, the total charge of a system is equal
to the is equal to the algebraic sum of all the material object present into the system। यानी उस सिस्टम के अंदर जितने भी हमारे पास मेटेरियल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होंगे उन सभी के ऊपर जो भी चार्ज होगा is equal to the algebraic sum of all the material object of all charges। ये एक वर्ड रहेगा था बीच में, तो क्या आएगा? द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द algebraic sum of all the charges of the material object present into the system। कि सिस्टम के अंदर जितने भी मेटेरियल ऑब्जेक्ट हमारे प्रेजेंट होंगे उन सभी को जो चार्ज होगा अगर हम उसको आपस में ऐड कर देते हैं यानी कि algebraic sum, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एडिटिविटी ऑफ चार्ज हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपने ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन आपके बहुत जरूरी होते हैं। साइन कन्वेंशन कैसे? मान लिया हमारे पास 3 मेटेरियल ऑब्जेक्ट हैं, अगर फर्स्ट के ऊपर हम क्या देखते हैं? चार्ज देखते हैं, तो चार्ज हमारे पास क्या है? +2 कूलम है, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमारा चार्ज है -3 कूलम, और जो थर्ड ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो हमारा चार्ज होगा वो कितना है? -5 कूलम। अगर हमें इस सिस्टम के ऊपर जो टोटल चार्ज देखना है तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज क्या आएगा? एल्जेब्रिक सम होगा, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का, तो +2 कूलम फिर प्लस, देखो एल्जेब्रिक सम का मतलब इनको हम सम करेंगे, लेकिन जो हम यहां पर चार्ज लेंगे उसको क्या लेंगे? साइन के साथ लेंगे भाई। अब इसको करो, ये होगा 2 कूलम, ये प्लस माइनस -3 कूलम -5 कूलम, तो टोटल कितना आ गया? -8 और +2 -6 कूलम। तो ये हमारे पास क्या जाता है? नेट चार्ज आ जाता है किसी भी सिस्टम के ऊपर। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे भाई? एडिटिविटी ऑफ चार्ज करके दिखाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है उसको अगर हम उसको देखते हैं अब हम। एक दो तीन फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर क्या था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर हमारे पास क्या होता है? एक बेसिक यूनिट होती है चार्ज की, जिसको हम क्या मानते हैं? जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उसको हम क्या मानते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज मानते हैं। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मैंने आपको चार्ज बताया था वो कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब इससे छोटा अगर आप चार्ज देखते हो तो इससे छोटा चार्ज हमारे पास पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट मानी जाती है हमारे पास चार्ज की, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है वो। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर ये होता है कि जितने भी कोई भी सिस्टम होता है, अभी कोई भी जो बॉडी होती है, अगर उसके अंदर से हमारे पास फ्री चार्ज होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर, अगर वो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होके जाता है तो किस फॉर्म के अंदर जाएगा? वो जो बेसिक यूनिट होती है ना चार्ज की, उस फॉर्म के अंदर जाएगा। बेसिक यूनिट कौन सी? इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। तो इसके अंदर हम क्या बोल देंगे? द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारे पास क्या होता है? इज द प्रॉपर्टी by virtue of which यानी जिसके द्वारा which all the free electrons या फिर all the free electrons
ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर फ्री चार्ज भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में तो हमें दिखाना है, तो फ्री चार्ज बेटर होगा अगर इसकी जगह हम चार्ज यूज करें, इलेक्ट्रॉन का यूज ना करें, तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो बेसिक से। इन विच ऑल द फ्री चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इज ट्रांसफर फ्रॉम one body to another body in the form of integral multiple of basic unit of charge। और बेसिक यूनिट कौन सी है चार्ज की, दैट इज इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक बॉडी के अंदर, यानी वो प्रॉपर्टी होती है जब एक बॉडी के अंदर जो फ्री चार्ज होता है वो ट्रांसफर होता है, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, वो किस फॉर्म में जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल हमारे पास क्या होते हैं 1 2 3 4, यानी जो हमारे इंटीजर होते हैं मैथ के अंदर, नंबरिंग जो होती है उस फॉर्म में क्या होगा, और वो किस बेसिक चार्ज, यानी चार्ज जो बेसिक यूनिट होगी उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा। तो इसको हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि जो टोटल चार्ज होता है क्या वो किस फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। ये तो होगी बेसिक यूनिट, लेकिन फिर क्या है इंटीग्रल मल्टीपल, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे n, तो क्यू इज इक्वल टू एन ई। ये हमारे पास क्या होता है फार्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n ई के इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर आ जाता है। तो ये हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, क्योंकि ये पूछा जाता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, किस टाइप से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म के अंदर हो जाते हैं। अगर मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताता हूं, जैसे मान लेते हैं किसी बॉडी के अंदर जो फ्री चार्ज है वो कितना है, फ्री चार्ज हमने मान लिया वही 3.2 कूलम, या फिर इसके अंदर मान लो इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये चार्ज है उसके ऊपर। अगर इसको हम देखता हूं कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके जाएंगे, तो देखो यहां पर फ्री चार्ज, यानी कि हमारे पास क्या है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो देखो टोटल चार्ज नहीं दे रखा, फ्री चार्ज हमारे पास क्या है क्यू की वैल्यू कितनी है दी 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल, यानी n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और e की वैल्यू हमारे पास होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये दे रखा है तो यहां से इंटीग्रल मल्टीपल हम निकाल सकते हैं। n की वैल्यू क्या हो जाएगी q डिवाइड बाई e, तो q की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, डिवाइड बाई E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये कितने से कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 19 से 10 की पावर 19 कैंसिल, और ये क्या चला जाएगा 2 के ऊपर, तो कितने जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होंगे, तब इतना जो चार्ज है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होकर जाएगा। अब ये तो थी, अब एक बात इसके अंदर ध्यान रख लेना कि जो n की वैल्यू है वो हमारी कैसे लाई करेगी 1 2 3 4, यानी होल इंटीजर के अंदर वो क्या करेंगे एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर हमारे पास n की वैल्यू आती है 2/3 या n की वैल्यू आती है 0.65, ये हमारे पास वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक इंटीग्रल मल्टीपल है, उसकी एक वैल्यू है पर्टिकुलर, ठीक है। अगर हम आपसे ये कहें कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 हो गए, 3 हो गए, तो ये हमारे पास पॉसिबल होगा। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होकर चला गया, तो ये क्या होगा हमारे पास गलत होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। एक हमारे पास क्या होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, कंजर्व्ड किसी चीज का मतलब क्या होता है, कंजर्व्ड होता है जो
चीज हमारे पास है उसकी वैल्यू, उसका जो अमाउंट है वो उतना ही रहता है, ना वो कम होता है ना ही वो ज्यादा होता है। उसकी वैल्यू जो हमने फिक्स है स्टार्टिंग से उतनी वैल्यू रहेगी। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर क्या होता है कि द चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, कि जो चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जैसे मान लीजिए एक रूम है, अगर हम उसको चारों तरफ से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और उसके अंदर जो जो चीज है या हम काम करते हैं उस रूम के अंदर, तो बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर चाहे कुछ भी होता रहे, उस एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा ही सिस्टम होता है उसके अंदर जितने भी मेटेरियल ऑब्जेक्ट या चार्ज वगैरह जो कुछ भी होता है उनके ऊपर जो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो भी चार्ज होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब देखो कंजर्वेशन की एक तो मैं आपको ये डेफिनेशन बताई, इसके अलावा हम और भी डेफिनेशन दे सकते हैं कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन की अगर हम चार्ज के बारे में करते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे और करके हम ये भी लिख सकते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can transfer from one body to another body। तो देखो जो हमारे वर्ल्ड के अंदर अर्थ के ऊपर जितना भी चार्ज है उसको ना तो हमने ना तो क्रिएट किया था और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसकी जो वैल्यू पहले थी वो वैल्यू आज भी है। ठीक है, ना वो कम हुई है ना वो ज्यादा हुई है, तो हम उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर आप ये बोलते हो कि एक बॉडी के अंदर चार्ज है, उस बॉडी का चार्ज हमने दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करवा दिया, तो आप जो बॉडी के अंदर जिस बॉडी के अंदर चार्ज था उसको ये थोड़ी बोलोगे भाई उसके अंदर का जो चार्ज हमने डिस्ट्रॉय करवा दिया। हमने उसको क्या किया, ट्रांसफर किया है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, लेकिन उसकी जो टोटल अमाउंट है वो तो दोनों बॉडी के, अगर हम एक बॉडी के अंदर 5 कूलम था दूसरी बॉडी के अंदर भी 5 कूलम था, अगर हम एक बॉडी का 5 कूलम चार्ज निकाल के दूसरी बॉडी के अंदर हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो जो फर्स्ट वाली बॉडी थी उसके अंदर से चार्ज निकल के सेकंड के अंदर चला गया, तो टोटल चार्ज पहले कितने था 10 कूलम और अब भी कितना है 10 कूलम है, तो जो उसकी टोटल अमाउंट है वो तो सेम रही, लेकिन एक बॉडी से वो क्या हुआ दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होकर चला गया। तो यही हमारे पास क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, जो टोटल अमाउंट होता है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन हम चार्ज क्या करवा सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर अगर हम इसके एग्जांपल देखते हैं तो सबसे पहला जो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास आता है पेयर प्रोडक्शन का। पेयर प्रोडक्शन, अब देखो जो ये पेयर प्रोडक्शन है ये हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हम टोटल चार्ज कैसे कंजर्व करवा सकते हैं। इसके अंदर एग्जांपल आता है, हम एक गामा पार्टिकल लेते हैं। गामा पार्टिकल हमारे पास क्या होता है, अनचार्ज पार्टिकल होता है जिसके ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर टोटल चार्ज हमने जीरो दिखा दिया। तो जो ये गामा पार्टिकल है जब ये ब्रेक होता है तो इसके अंदर हमारे पास क्या निकल के आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन निकल के आता है। तो एक इलेक्ट्रॉन और पल्स में क्या निकल के आएगा, एक पॉजिट्रॉन निकल के आएगा। अब इसके अंदर देखो जो पॉजिट्रॉन होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक एंटी पार्टिकल होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन हमारे पास एंटी पार्टिकल होगा इलेक्ट्रॉन का, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है उतना ही चार्ज पॉजिट्रॉन के ऊपर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है और पॉजिट्रॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो दोनों का चार्ज सेम हो गया, इक्वल एंड अपोजिट, तो दोनों का चार्ज एक दूसरे को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या कर देगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो टोटल चार्ज बचा लास्ट में वो भी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि -1.6 और +1.6 दोनों को ऐड करोगे तो टोटल चार्ज क्या आएगा, जीरो। और फर्स्ट में हमारे पास चार्ज क्या था, जीरो,
तो ये हमारे पास क्या था, एक सिस्टम था, इसके ऊपर टोटल चार्ज 0 था, चाहिए कितने ही एलिमेंट के अंदर क्यों ना ब्रेकआउट हो जाए, तो लास्ट में जो टोटल चार्ज आएगा वो भी क्या जाएगा, 0 आएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल था पेयर प्रोडक्शन का। सेकंड हमारे पास आता है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर के अंदर हमारे पास क्या होगा, अगर इसका अपोजिट, अगर हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा। अब इसका बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में हम इस रिएक्शन को करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक पॉजिट्रॉन, अगर हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या थे, दो पार्टिकल्स थे, लेकिन हम दोनों को हम क्या करें, कंबाइन करें, रिएक्शन कर रहे हैं, तो दोनों, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएंगे, दो गामा पार्टिकल निकल के आ जाएंगे। तो दो गामा पार्टिकल को आपको पता है 0 चार्ज होता है, तो यहाँ पे दोनों का देखते हैं तो 0, और इस साइड में देखें तो दोनों का 0। अब देखो इसके अंदर हम ज्यादा गामा पार्टिकल्स बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर हमने 4 से 5 या 10 या 20 अगर गामा पार्टिकल आप निकालते तो क्या हो जाती है, हमारी चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है फिर ये, ठीक है। तो इसके अंदर हम सिर्फ 2 ही गामा पार्टिकल दिखाएंगे, ज्यादा हम अपनी रिएक्शन को आगे नहीं करवाएंगे। तो ये एन है, एनिहिलेशन ऑफ क्या होता है, मैटर होता है, जिसके जो पेयर प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड जो हमारे पास आती है, थर्ड आते वही न्यूक्लियर जो रिएक्शन होती है हमारी, न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जैसे यूरेनियम 238 होता है या यूरेनियम 235 होता है, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो किस टाइप से वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को शो करेगा। तो अगर हमारे पास रिएक्शन होती है यूरेनियम 238 की, और इसका जो नंबर होता है 92, अगर ये ब्रेकआउट होगा, न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, टोटल हम क्या दिखाएंगे, ये किस किस के अंदर ब्रेकआउट हुआ, एक तो इसके अंदर क्या जाएगा, अभी थोरियम आ जाएगा 234 90, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हीलियम न्यूक्लियस 4 और 2, हमारे पास ये होगा। अब इसके अंदर देखो ये रेडियो एक्टिविटी क्या होगा, यहां पर अगर हम देखते हैं तो यूरेनियम ये क्या है, कितना था भाई टोटल 238, यहां से देखें तो 234 प्लस 4 238 कंप्लीट, यहां पर भी 92 90 प्लस 2, तो दोनों की तरफ जो हमारे पास चार्ज है वो क्या हुआ, कंजर्व हुआ या नहीं हुआ। तो ये हमारे पास क्या है, 3 एग्जांपल हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के। टोटल जितना भी चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर या फिर किसी भी बॉडी के अंदर या यूनिवर्स के अंदर, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। ये नहीं होगा कि हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, क्रिएट कर दिया, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, बस हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। और ये हमारे पास 3 क्या थे, एग्जांपल थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर। तो इस वीडियो में आज इतना ही, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, तो उसके लिए तैयार रहना। थैंक यू और अच्छे से देखना इस वीडियो।